फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने आपको कुछ डिफिनेशंस कॉन्ट्रैक्ट की डिस्कस की थी। वायर्ड, वायडेबल, एग्रीमेंट, प्रॉमिस, कॉन्ट्रैक्ट, वायर्ड कॉन्ट्रैक्ट, वायडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वायर्ड एग्रीमेंट्स के। कॉन्ट्रैक्ट में जब भी आप स्टडी करेंगे तो आप पहले अपने कॉमन सेंस पे जाएंगे। कॉमन सेंस मतलब हमारा होगा, क्योंकि कॉमर्शियल ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कॉमर्शियल वेंचर की दुनिया में जो कंज्यूमरिज्म आई, ये उसका पहला पड़ाव है, पहला स्टेज होता है। कंज्यूमरिज्म मतलब लेना और देना। आप देखें गांव में भी जब जमींदारी का पीरियड था, आज के टाइम, आज से 50 साल पहले, तो जो नाई बाल काटते थे या जो लोहार काम करते थे उनको भी किसी न किसी तरीके से कंपनसेट किया जाता था, चाहे खेत दे करके, चाहे कुछ खलिहान में जा करके दे करके उनको, या अगर बनिया कोई सामान लेना हुआ तो गेहूं के बदले में देते थे। गिव एंड टेक, इसे कहते हैं कंज्यूमरिज्म। तो जब काफी पहले जब लोगों के पास पैसा नहीं था तब भी कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की डिफिनेशन क्या बताई मैंने आपको? प्रॉमिस फॉर प्रॉमिस। मैं आपको कुछ दे रहा हूं, उसके बदले मुझे कुछ आज भी आप भी दे रहे हैं। अब चाहे वो जो भी हो, चाहे वो कोई सामान हो, चाहे वो कोई पैसा हो, चाहे आधा सामान आधा पैसा हो, देयर शुड बी सम कंसिडरेशन। तो प्रॉमिस के लिए प्रॉमिस आप देखेंगे, अभी हम कंसिडरेशन डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहां पर, लेकिन रेसिप्रोकल होना चाहिए, दोनों साइड्स होना चाहिए। वन साइडेड अफेयर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। जैसे ताली दोनों हाथ से बजती है, आप बिना दो पैर के चल नहीं सकते हैं, बिना दो हाथ के नहीं चल सकते, मूव कर सकते हैं। उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट भी, क्योंकि एक वर्ल्डली अफेयर है, ये कॉमर्शियल वेंचर है। सामान जो खरीदते हैं, चाहे खाने पीने का सामान हो, चाहे खिलौना हो, चाहे कोई बुक हो, ये सब बायलैटरल होता है। आप दुकानदार से कहते हैं, दुकानदार आपको सामान देता है। आप जितने भी एग्जांपल्स देखेंगे बेयर एक्ट में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे एग्जांपल्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं। जमीन, लैंड बेचा, मकान बेचा, खरीदा, क्योंकि उस समय जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1860 में था तो कॉन्ट्रैक्ट ही था। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट तो बाद में आई है। गुड्स सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट तो 1930 में आया, बहुत पहले, मगर ये है सब कॉन्ट्रैक्ट ही। तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक फिलॉसफी समझ में आ जाती है तो आपके लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी भी और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी बिल्कुल हलवा हो जाएगा, कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि बेसिक चीज एक ही है। प्रॉमिस फॉर प्रॉमिस, कंसिडरेशन शुड बी लीगल, प्रॉमिस फॉर प्रॉमिस शुड बी लीगल, नॉट इलीगल, नॉट अनलॉफुल, नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। ये सब चीजें, जब आप कंसेंट फ्री होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, ये सारे एलिमेंट्स, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो, चाहे ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट हो, सब में अप्लाई करता है। और जैसा मैंने कहा, इसका पहला जो स्टेपिंग स्टोन है, जो शुरुआत है, वो होती है कॉन्ट्रैक्ट से। तो हमने डिस्कस किया था, आज हम बात करना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। हमने बताया था कि ऑफर को जब तक कम्युनिकेशन ना हो जाए, जो ऑफर को नहीं सुनता वो एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। ऑफर मैंने दिया, आवाज मेरी भीड़ में गुम हो गई, तो एक्सेप्टेंस का सवाल नहीं है। या ऑफर के बदले में किसी ने काउंटर ऑफर कर दिया, जैसे आप टीवी में डिबेट में देखते हैं, एक साथ कई लोग बोलते हैं, समझ नहीं आता क्या बोल रहे हैं, तो जो एंकर कहता भाई एक एक अपनी बात करिए, तो जो मैं बोल लूं उसको रिस्पॉन्ड आप करें। तो जब कॉमर्शियल वर्ड में आता, कंज्यूमर के वर्ड में आता, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसलिए देखिए, क्रॉस ऑफर कोई ऑफर नहीं होता, क्रॉस ऑफर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। क्रॉस ऑफर हो, चाहे काउंटर ऑफर हो, चाहे इन्विटेशन टू ऑफर हो, ये सब चीजें डिराइव हुई हैं। जैसे जैसे हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती चली गई है कॉमर्स की, वैसे वैसे चीजें डेवलप होती चली गई, और कॉमर्स का लॉ, कॉन्ट्रैक्ट का लॉ भी काफी कॉम्प्लिकेटेड होता चला गया। और इसी जैसे इन्विटेशन टू ऑफर तो बिल्कुल सब्जेक्टिव है, आप चाहे उसी को ऑफर मान ले, अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो इन्विटेशन टू ऑफर हो गया।
क्योंकि डिस्प्यूट प्रॉब्लम तभी आती है जब दूसरी पार्टी कोई डिस्प्यूट करती है। अगर डिस्प्यूट नहीं करती, मैंने बोला, आपने सुन लिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये इन्विटेशन होगा या नहीं होगा, ये सब डिपेंड करता है आने वाली इस मॉडर्न वर्ल्ड में, जहां एडी आ गया, एलडी आ गया, आवाज विकास आ गया है, कंपनी आ गई है, शेयर सोल परचेस करना है, इंटरनेट मीडिया आ गया है, न्यूज़पेपर आ गए हैं, जहां एक जगह बैठ करके आप निगोशिएशन नहीं कर सकते हैं। ये सारे डेवलपमेंट्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जब बेसिकली आप कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे तो जो कम्युनिकेशन है, आप देखेंगे कम्युनिकेशन सेक्शन 3 से लेकर के सेक्शन 8 में, बल्कि सेक्शन 9 में कह लीजिए, ये सारे रिलेटेड है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन किसका होगा? कम्युनिकेशन या तो ऑफर का होगा, या ऑफर को जो एक्सेप्ट करेंगे अपने एक्सेप्ट को कम्युनिकेट करेगा। क्योंकि ऑफर को जब तक कम्युनिकेशन ना किया जाए, जब तक दूसरी पार्टी सुन न ले, चाहे वो चिट्ठी भेज के सुने, नॉलेज में आए, चाहे लाउड स्पीकर से सुने, चाहे इंटरनेट मीडिया से सुने, चाहे व्हाट्सएप पे नॉलेज हो, तब तक वो एक्सेप्ट कर नहीं सकता। और ऐसे ही जब तक एक्सेप्टर का एक्सेप्टेंस प्रपोजर को, ऑफरर को न मिल जाए, तब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो अब यहां दो चीज हमको समझनी, एक तो समझनी यह है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट के नजदीक होते हैं, जब आसपास खड़े होते हैं, तब कॉन्ट्रैक्ट का तरीका थोड़ा डिफरेंट करता, वेरी करता है, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बदल जाता है। लेकिन जब हम दूर दूर होते हैं, तो दूर दूर होने पे दो तरीके हो सकते हैं। एक तो कोरियर हो सकता है, लेटर हो सकता है, रजिस्टर्ड पोस्ट हो सकता है, या दूसरा जो सोशल मीडिया हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, या ईमेल हो सकता है, जो मॉडर्न डेवलप होती है। किसी तरीके से आज जो भी न्यूज को, जो भी हमारे वॉइस को, चाहे रिकॉर्डेड फॉर्म में, टेप रिकॉर्डर हो सकता है, रिकॉर्ड करके हमने भेज दिया उनको, लेकिन मालूम होना चाहिए, नॉलेज में होना चाहिए। तो यहां जो रूल हम डिस्कस कर रहे हैं अभी पहले फेज में, यह है कि कॉन्ट्रैक्ट होता कहां पर है। तो ध्यान रखिएगा, जब कॉन्ट्रैक्ट हम आसपास खड़े होते हैं, जो नियम हमने, आप बगल में बैठे, हमने कहा कि ये सौदा मैं आपसे कर रहा हूं, ये पेन दे रहा हूं, आप ले लीजिए, आपने कहा ठीक है दे दो, मैं ले लूंगा, इतने में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एग्रीमेंट हैज कन्वर्टेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन दिक्कत आती है जब आप टेलीफोन करते हैं किसी को। मान लीजिए टेलीफोन हमने किया, ये भगवान दास वर्ष गिदाईलाल का फेमस केस है, ये खेमगांव और अहमदाबाद का केस है। तो इसमें क्या हुआ, ए ने एक टेलीफोन किया अहमदाबाद से खेमगांव में कुछ सामान सेल करने का। अब ये उसने टेलीफोन अहमदाबाद से डिलीवरी होनी थी, टेलीफोन करने के बाद कुछ देर लाइन चली गई। अब लाइन चली गई, उसने अंदाज लिया कि हाँ इसने यही कहा होगा, क्योंकि बातचीत पहले हो चुकी थी। उसने कहा मैं एक्सेप्ट करता हूं। बाद में दो प्रॉब्लम आई, एक तो ये कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो जब कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं तो ऑफर एक्सेप्ट कैसे होगा, एक तो ये। दूसरा, अगर सुन लिया, मान लीजिए सुन भी लिया, तो कॉन्ट्रैक्ट कहां हुई, डिलीवरी कहां से करनी होगी। अहमदाबाद से फोन किया खेलगांव को, तो वो खेमगांव को, तो कॉन्ट्रैक्ट अहमदाबाद में होगा या खेमगांव में होगा। मतलब जहां से ऑफर करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस देने के बाद जहां सुनाई पड़ेगा वहां कॉन्ट्रैक्ट होगा, या जहां से एक्सेप्टेंस दिया जाएगा, प्लेस ऑफ एक्सेप्टेंस, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो भगवान दास के केस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां पर टेलीफोन के केसेस में, या अब तो बाद में ईमेल वगैरह आ गया, हम टेलीफोन की बात कर रहे हैं, इसी को भी आगे बढ़ा देंगे, वही नियम लागू होता है जो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, जहां पर्सनली आप दोनों आदमी अपीयर होते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, नेगोशिएट करते हैं। तो जब पर्सनली क्या होता है, हमने ऑफर किया, आपने एक्सेप्ट किया, और आपने अपना एक्सेप्टेंस हमें कम्युनिकेट कर दिया। तो कम्युनिकेट जब कर दिया तो वही कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब प्रॉब्लम यही आ रही है, अगर कम्युनिकेशन का प्लेस दूर होता तो क्या होता। तो ध्यान रखिएगा, जहां पर एक्सेप्टेंस दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट वहां नहीं होगा, बल्कि एक्सेप्टेंस जहां से दिया जाएगा और जहां सुना जाएगा या जहां पहुंचेगा वहां प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वहां होगा जहां एक्सेप्टेंस जाएगा।
जहां से एक्सेप्टेंस दिया जाएगा वहां नहीं हो सकता। ये पहली इंपॉर्टेंट चीज है। ये तो कम्युनिकेशन जनरल हो गया, ऑफर एक्सेप्टेंस दोनों का है, अगर ऑफर एक्सेप्ट करेंगे। अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर मान लीजिए हम कोरियर करें, क्योंकि ऑफर एक्सेप्टेंस चिट्ठी से हो सकता है, आप कमीशन का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं तो कोरियर से भेजते हैं या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजते हैं, वहां पे क्या रूल होते हैं, वहां रूल वेरी कर जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अभी सेक्शन में नहीं जा रहे हैं, अभी जनरल बात हम आपको बता रहे हैं कि यहां पर दो तरह के एक्सेप्टेंस होते हैं। ऑफर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑफर तो जब आप सुनेंगे तभी एक्सेप्ट करेंगे, अगर बिना सुने एक्सेप्ट कर लिया तो एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं हुआ। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर आपने कोई ऑफर दिया, मान ली कंपनी कहती है कि अब ये मेरा शेयर है, अगर आपको लेना हो तो इस लेटर के साथ, इतने पैसे के साथ हमारे ऑफिस तक ये आपका लेटर पहुंच जाना चाहिए। अब लेटर की बात आ जाती है, हमने प्रपोजल किया है मान ली बॉम्बे से, आप लेटर भेज रहे हैं इलाहाबाद से, लेटर भेज रहे हैं, अब टेलीफोन नहीं जा रहा है, लेटर भेज रहे हैं इलाहाबाद से। तो जब इलाहाबाद से लेटर भेजेंगे तो डिस्पैच करेंगे, चाहे वो रजिस्टर्ड पोस्ट हो, चाहे कोरियर हो, चाहे ऑर्डिनरी पोस्ट हो। तो ऑर्डिनरी पोस्ट तो रहा नहीं है, नहीं तो पहले क्या होता था, आप पोस्ट ऑफिस के डिब्बा होता था एक चौराहे पर, वहां डाल दीजिए तो एक्सेप्टेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है कि जब ऑफर को तभी एक्सेप्ट करेंगे जब हमें पता लग जाएगा, हमारे नॉलेज में आ जाएगा। ये हमने पहले डिस्कस किया, शुरू में डिस्कस कर लिया था, सेक्शन 3-4 में भी डिस्कस करें इसको लेकर के। लेकिन जब एक्सेप्टेंस को डिस्कस करना, जब एक्सेप्टेंस को आगे बढ़ाना हो, तो एक्सेप्टेंस जहां से जाएगा मतलब मूव करेगा, जब आप चिट्ठी लेकर के पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, रजिस्ट्री कर देंगे या कोरियर वाले को दे देंगे, एक आपको रसीद देगा। जैसे ही आपने रसीद ले लिया, इसका मतलब आपने एक्सेप्टेंस को करेस्पॉन्डेंस में डाल दिया, ट्रांसमिशन में डाल दिया, कम्युनिकेट कर दिया। तो यहां पर रूल क्या है, यहां पर रूल लिख रहा है सेक्शन 4 में या 5 में भी कि अगेंस्ट द ऑफरर, अगेंस्ट द एक्सेप्टर। तो जैसे ही एक्सेप्टर ने अपनी चिट्ठी डाल दी, अब ये चिट्ठी हमारे लिए तो ऑप्शन है, चिट्ठी विड्रॉ भी कर लें, रास्ते में कहीं मान लीजिए कानपुर में जाकर के रोक दी चिट्ठी को, भाई हम विड्रॉ कर लें चिट्ठी को अपने। जब तक ऑफरर को आपका एक्सेप्टेंस नहीं पहुंच जाता, उसके नॉलेज में नहीं आ जाती, तब तक अपने एक्सेप्टेंस को विड्रॉ करने की पावर आपके पास रहती है। और इसीलिए सेक्शन 4 में यूज किया गया है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। तो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होगा, अब दो लोग आए यहां पे, अगेंस्ट द एक्सेप्टर तब कंप्लीट होगा जब वो एक्सेप्टेंस ऑफरर के नॉलेज में आ जाए, जब वहां तक पहुंच जाए। इसका मतलब जो प्रपोजर है, जो ऑफरर है, उसके पहुंचने से पहले, उसकी नॉलेज में आने के पहले हम अपना एक्सेप्टेंस कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही ऑफरर के नॉलेज में एक्सेप्टेंस आ गया, वैसे आपकी विड्रॉ करने की पावर खत्म हो जाती है। तो यहां पर यूज किया गया है अगेंस्ट द एक्सेप्टर। अगेंस्ट द एक्सेप्टर वो तब पूरा होता है जब ऑफरर के नॉलेज में बात आ जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि ऑफरर के नॉलेज में आने से पहले एक्सेप्टेंस कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है। लेकिन अगेंस्ट द ऑफरर कभी पूरा हो जाएगा जब मैंने चिट्ठी रजिस्टर्ड पोस्ट में डाल दिया, जब चिट्ठी मैंने लेटर बॉक्स में डाल दिया। तो जैसे मैंने डाल दिया, अगर विड्रॉ नहीं करेंगे तो मेरा डालने की जो डेट होगी चिट्ठी, जो कोरियर जमा करने की डेट होगी, इलाहाबाद में हमारे बॉम्बे जाना है तो इलाहाबाद में वो डेट मटेरियल होगी जिस डेट को हमने कोरियर की रसीद ली है, कोरियर में जाके जमा करके या पोस्ट ऑफिस जाकर जमा करके। तो ऑफरर के लिए उसी समय वो ऑफर, वो जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। तो यहां दो वर्ड यूज किया गया है, अगेंस्ट एक्सेप्टर, अगेंस्ट द ऑफरर। तो अगर एक्सेप्टेंस जब तक हम ट्रांसमिशन में है, हमारा एक्सेप्टेंस, तब तक वो एक्सेप्टेंस की पावर में है कि वो चाहे विड्रॉ कर ले, लेकिन ऑफरर की पावर में नहीं होगा। तो अगेंस्ट द ऑफरर, ऑफर उसी समय कंप्लीट हो गया एक्सेप्टेंस से जिस समय
एक्सेप्टेंस ने अपना एक्सेप्टेंस दे दिया, रिकॉर्ड करा दिया, पहुंचे ना पहुंचे, 2 महीना ना पहुंचे, डजंट मैटर, लेकिन कम ये जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, वो एक अलग मैटर, नहीं पहुंचता तो सूट फाइल करेंगे डैमेजेस का। लेकिन जहां तक कॉन्ट्रैक्ट का सवाल है, कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई ऑफर हमने दिया है, अगर एक्सेप्टेंस की चिट्ठी यहां से चल चुकी है तब, अगर दराज में रख दिया तो कोई बात नहीं, तब तो नहीं चलेगी। लेकिन अगर कुछ ऐसा कर दिया जो बाय रूल या जो बाय कस्टम जरूरी होता है, जैसे मैंने कोरियर की रसीद ले लिया, रजिस्ट्रेशन करा करके उसकी रसीद ले लिया, यहां पर हमारा एक्सेप्टेंस पूरा हो गया अगेंस्ट द ऑफरर। अब ऑफरर उस दिन से बंध जाएगा जिस दिन से हमने कोरियर में डाला, चाहे पहुंचे 3 महीने बाद, चाहे 4 महीने बाद। अब वो ऑफर को विड्रा नहीं कर सकता, रिवोक नहीं कर सकता, जबकि एक्सेप्टेंस को हम रिवोक कर सकते हैं, विड्रा कर सकते हैं। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर एक्सेप्टेंस इन्फोर्स करना चाहेगा तो वो कर सकता है, ऑफरर उसे रिवोक करना चाहे तो नहीं कर सकता, वो उससे बाउंड है। ये इंपॉर्टेंट चीज है सेक्शन 4 में जो दिया गया है। तो पहले देखिए हम सेक्शन 3 को पढ़ने की कोशिश करते हैं। 2 रूल हमने बताया आपको। पोस्ट ऑफिस का रूल अलग होता है। पोस्ट ऑफिस का रूल यह होता है कि जिस दिन ट्रांसमिशन में डाल दिया हमने अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, उस दिन से ऑफरर के लिए एब्सोल्यूट हो गया, वो बाउंडिंग हो गया, वो ऑफर विड्रा नहीं कर पाएगा। लेकिन एक्सेप्टर तब तक विड्रा कर सकता है जब तक वो ऑफरर के पास पहुंच न जाए। लेकिन जैसे ही वो एक्सेप्टेंस ऑफरर के पास पहुंचा, अब एक्सेप्टेंस की पावर भी खत्म हो जाती है। जैसे एंसन ने लिखा है, दिया सलाई होती है, माचिस की तीली होती है, माचिस जैसे आग लगा दो, वो अब दोबारा माचिस के फॉर्म में नहीं लौटा सकता, कॉन्ट्रैक्ट वहां पर पूरा हो जाता है। अब बेयर एक्ट कैसे आप देखेंगे समझेंगे, बेयर एक्ट को समझने पढ़ने की कोशिश करिए। तो लिखा गया है द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल्स, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल्स। अब कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस, प्रपोजल की बात कर रहे हैं, प्रपोजल को हम पहले कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेट करने के बाद तभी उसका एक्सेप्टेंस हो सकता है। एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स, 3 चीज हो सकती है। प्रपोजल को कम्युनिकेट होना चाहिए, कम्युनिकेशन को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होने के लिए उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए, और अगर चाहे प्रपोजल तो एक्सेप्टेंस करने के पहले उसे रिवोक भी कर सकता है। तो रिवोक कब कर सकता है, मैंने बताया भी आपको, ऑफरर किसी ऑफर को रिवोक तभी कर सकता प्रपोजल को जब तक एक्सेप्टेंस उसे अपने ट्रांसमिशन में, अपना कोरियर में लेकर के रसीद न ले जाए, न जाए, उसका काम खत्म हो गया। तो यहां ये इंपॉर्टेंट चीज यही बता रहा है कि एक्सेप्टेंस प्रपोजल, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, इसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, इसके बाद रिवोकेशन प्रपोजल्स। अब एक्सेप्टेंस की बात आता है। इसमें एक्सेप्टेंस क्या होगा, रेस्पेक्टिवली। इसमें जो तरीका दिया गया, अभी आगे इसी को बढ़ाएंगे सेक्शन 3 को लेकर के, कि कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन करने के बाद, कम्युनिकेशन करने का मतलब होता है कि कॉन्टैक्ट करने का इंटेंशन होता है, इंटेंट टू कम्युनिकेट, चाहे वो प्रपोजल चाहे एक्सेप्टेंस तो मजाक नहीं होना चाहिए। ये जनरल प्रोविजन है, इसका कोई बहुत ज्यादा मतलब हमारे नहीं है। जो मटेरियल इंफॉर्मेशन हमारे लिए है वो है सेक्शन 4 में। कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, कम्युनिकेशन कब पूरी हो जाती है, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट, मतलब जो प्रस्तावना की संसूचना है उसी समय पूरी होती है। व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड, जब उसे उसकी नॉलेज मिल जाती है जिसे उसे एक्सेप्टेंस के लिए भेजा जाता है। इसका यह अर्थ हुआ, हमने बताया था आपको, चाहे हरिवंश फेजी का केस था या नेफू वाला केस था, जिसमें मैंने बताया था कि बच्चा खो गया है, बिना कम्युनिकेशन नॉलेज के एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहां कम्युनिकेशन जैसे ही उसी समय पूरा हो जाता है जब वो एक्सेप्टेंस के उस आदमी के नॉलेज में आ जाता है प्रपोजल जिसको कि एक्सेप्ट करना है। ये हुआ कब, ऑफर कब कंप्लीट होता है, प्रपोजल कब कंप्लीट होता है। इसी दूसरे पैराग्राफ में लिखा गया है व्हेन द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। अब एक्सेप्टेंस, द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, मतलब एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, अगेंस्ट द प्रपोजल। हमने बताया भी आपको, अगेंस्ट द प्रपोजल व्हेन इट पुट्स इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, जैसे ही ट्रांसमिशन में डाला, जैसे कोरियर रसीद उसने ली, जैसे पोस्ट ऑफिस जाकर के उसने बुकिंग करा दी, वैसे ही प्रपोजल के अगेंस्ट में पूरा हो गया। एज अगेंस्ट द प्रपोजल
when it is put in the course of transmission to him। जैसे उसके सूचना देने के लिए हमने कुछ स्टेप ले लिया, वैसे ही अब प्रपोजर ये नहीं कर सकता, ऑफर नहीं कर सकता कि हम उस कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक करेंगे, क्योंकि वो उसके हिसाब पूरा हो जाता है। क्यों? सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। अब जैसे ही एक्सेप्टर ने उसे ट्रांसमिशन में रखा, डाला गया, वैसे ही वो अगेंस्ट द प्रपोजल पूरा हो गया, क्योंकि अब एक्सेप्टर ने उसे ट्रांसमिशन में डाल दिया है और अब उसमें कुछ कर नहीं सकता। अगर कुछ करेगा कब कर सकता है? वो विड्रॉ करे, रिवोक करे। तो जब तक रिवोक नहीं करता तब तक ये मान लिया जाता है कि उसने अपना एक्सेप्टेंस ट्रांसमिशन कर दिया है, मैसेज कर दिया है या कम्युनिकेशन कर दिया है, और उससे प्रपोजल जो है बाउंड हो गया। लेकिन दूसरा जो सेंटेंस है, दूसरा जो पैरा है, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। अब अगेंस्ट द प्रपोजल कब पूरा हुआ? जब एक्सेप्टर ने उसे ट्रांसमिशन में डाल दिया। अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब पूरा हुआ? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल। जैसे ही एक्सेप्टेंस पहुंच गया, प्रपोजल की नॉलेज आ गया, तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। तो अब एक्सेप्टेंस की भी औकात नहीं है उसे विड्रॉ कर सके, क्योंकि दोनों के नाम, अब यहां माचिस की तीली में आग लग गई, जल गई, और इसको हम पिछली पोजीशन में ले नहीं आ सकते, रिवोक नहीं कर सकते। एक चीज तो हुआ, आप समझ में आ गया। सेक्शन 4 में कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का कंप्लीशन की बात बताई गई है। अब इसी तीसरा पैराग्राफ कहता है कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन। अब देखिए, रिवोकेशन भी हो सकता है। हमने कहा कि अगर कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस को डाल दिया गया है तो जब तक रिवोक न किया जाए तब तक माना जाता है कि वो एक्सेप्टेंस हो चुका है। अब अगर रिवोक करना तो कैसे करेंगे? तो एक्सेप्टर जो होता है, अब देखिए दोनों की बात होती है। कम्युनिकेशन का तो कभी भी कर सकता, ऑफर का तो कभी भी किया सकता है, क्योंकि ऑफर की नॉलेज जब तक एक्सेप्टर को ना हो तब तक तो कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है। तो ऑफर कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम। कोई अगर टाइम दिया गया है या कोई कंडीशन दी गई है, उस कंडीशन फुलफिल न किया जाए तो ऑफर रिवोक हो जाता है। बेसिक प्रॉब्लम आती है एक्सेप्टेंस रिवोकेशन में। तो जैसे ही कोई ट्रांसमिशन डाला जाता है एक्सेप्टेंस, वैसे ही एक्सेप्टर में के अगेंस्ट में भी वो पूरा हो जाता है जब तक विड्रॉ न कर लिया जाए। तो जब एक्सेप्टेंस होता है ट्रांसमिशन का, तो एक्सेप्टर उसे कभी भी रिवोक कर सकता है। कब तक? जब तक कि वो ऑफर की नॉलेज में आ न जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि ट्रांसमिशन में डालने के बाद भी एक्सेप्टर के पास ऑप्शन है कि वो कभी भी विड्रॉ कर सकता है। अगर विड्रॉ नहीं करेगा तो एक्सेप्टेंस इज डीम्ड टू हैव बीन मेड। फिर ऑफर की कोई ऑप्शन नहीं रहता, लेकिन एक्सेप्टर के पास ऑप्शन रहता है जब तक उसकी पावर के बाहर न चला जाए। मतलब कभी भी रास्ते में वो रोक न ले, रोक सकता है, स्टॉपेज कर सकता है उसको। अगर स्टॉपेज नहीं करता है तो ट्रांसमिशन के समय से ही उसका एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया और ऑफर उससे बाउंड हो गया है। और एक्सेप्टेंस तो तब बाउंड होता है जब ऑफर को उसकी सूचना मिल जाती है। अब ये इसे इलस्ट्रेशन यही जो मैंने बताया दिया गया है, इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये नियम है, सेक्शन 4 में दिया गया है। व्हेन ऑफर इज कंप्लीट, व्हेन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, व्हेन रिवोकेशन इज कंप्लीट। अब जैसे मान लीजिए रिवोकेशन कर दिया हमने, रिवोकेशन की सूचना बाद में मिली, तब तक एक्सेप्टेंस की सूचना पहुंच गई तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन अगर रिवोकेशन पहले पहुंच जाता है, मान ली ट्रांसमिशन में डाला हमने, इसके 2 मिनट बाद हमने कहा कि इसको एक दूसरी चिट्ठी भेजो, भेज रहा वो दूसरी चिट्ठी पहले पहुंच जाती है, इसका मतलब एक्सेप्टेंस से रिवोकेशन हो गया क्योंकि वो पहले पहुंचा है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिजर्वेशन वगैरह करना है, मान लीजिए कोई हमने नौकरी ज्वाइन की या कुछ छुट्टी लिया या टर्मिनेशन किया, तो जो लेटर पहले जाता है टर्मिनेशन का जाए या एक्सेप्टेंस का जाए, वही फाइनल होता है। तो अगर रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का लेटर पहले पहुंच गया तो रिवोकेशन पहले हो जाता है, और एक्सेप्टेंस अगर पहले पहुंच जाता है तो एक्सेप्टेंस होता है और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब जैसे आप जानते हैं, मैंने बताया सेक्शन 4 में लिखा गया है सेक्शन कि एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम।
बिफोर इट रीचेस टू द प्रपोजर, जब प्रपोजर को जब तक ना पहुंच जाए तब तक एक्सेप्टर कभी भी रिवोक कर सकता है, क्योंकि एक्सेप्टर के खिलाफ वो तभी पूरा होगा जब तक ऑफरर के नॉलेज में आ जाए, जब तक ऑफरर के नॉलेज में नहीं आता तब तक कभी भी उसको एक्सेप्टर विड्रॉ कर सकता, मगर उसके बाद नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बाद तो कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है। अब सेक्शन 6 में बहुत सिंपल है, लिखा गया है कि रिवोकेशन हाउ मेड। अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक करना है, एक्सेप्टेंस दे दिया है, रिवोक करना है तो कैसे करेंगे? किसी तरीके से कर सकते हैं, या तो उसे मुजमानी करें, या नोटिस देके करें, या चिट्ठी भेज के करें, या जो समय दिया हो समय सीमा समाप्त हो जाए, टाइम जो दिया है टाइम लैप्स हो जाए, या जो कंडीशन देगी कंडीशन को फुलफिल न कर पाए, या एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट न करे टाइम पर, तो प्रपोजल खत्म हो जाता है। चाहे प्रपोजल को चाहे एक्सेप्टेंस को, सब में अगर टाइम लिमिट है या जो कंडीशन है। देखिए एक्सेप्टेंस या प्रपोजल, हमने कहा था प्रपोजल भी ऑफर भी कंडीशनल हो सकता है। जैसे कहा कि अगर आप जो ऑफर भेज रहा हूं, आपको शेयर के लिए ऑफर में भेज रहा हूं, अगर उसके साथ आप 10 लाख का चेक लगा के भेज देंगे तो आपका एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। आपने 10 लाख का चेक लगा के भेज दिया, एक्सेप्टेंस हो गया। कम्युनिकेशन जैसे कर दिया वैसे हो गया, पहुंचे ना पहुंचे कंपनी बाउंड हो गई। ध्यान रखिएगा इस बात को लेकर के, इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इससे प्रॉब्लम आती है लेकर के। और एक्सेप्टेंस को लेकर के दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक्सेप्टेंस इज ऑलवेज एब्सोल्यूट, कंडीशनल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कंडीशनल एक्सेप्टेंस होगा तो वो फिर काउंटर ऑफर हो जाएगा। काउंटर ऑफर में हमने डिस्कस किया 2 दिन, फील्ड हाउस वैसे बिंडली का केस था, 1863 का केस था, कि उसने भतीजे को तार भेजा कि मैं इस घोड़े का कीमत 900 पाउंड या इतना देने को तैयार हूं, अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मान लिया जाएगा कि तुम मुझे बेच रहे हो घोड़ा। तो उसने एक्सेप्टेंस नहीं भेजा, बेचेगा नहीं भेजेगा। तो जब तक एक्सेप्टेंस क्लियर कट ना हो तब तक आप इंप्लाइड एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, एक्सेप्टेंस इंप्लाइड नहीं हो सकता। हां, कंडक्ट बेस हो सकता है। जैसे अगर आप इस कंडक्ट को इस तारीख को इतने बजे इस आदमी के साथ ये चिट्ठी भेज देंगे तो मान लिया जाएगा कि एक्सेप्टेंस आपका पूरा हो गया, या इतना रुपया उसके हाथ से भेज देंगे तो एक्सेप्टेंस हम मान लेंगे, चाहे बाय पोस्ट भेजे चाहे मेरे घर में भेजे। तो एक्सेप्टेंस ऑलवेज शुड बी एब्सोल्यूट, नॉट कंडीशनल। अगर कंडीशनल होगा तो फिर काउंटर ऑफर हो जाएगा और वो कभी भी एक्सेप्ट करने लायक रह ही नहीं जाएगा, कभी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। दूसरी कंडीशन है एक्सेप्टेंस चाहे एक्सप्रेस हो, मुंह से कहा जाए, लिख के कहा जाए, या रीजनेबल मैनर में किया जाए, या कोई और मैनर प्रेस्क्राइब करता है प्रपोजल। जैसे कि अगर तुम अपने आदमी को इस घर पे इस भेज की चिट्ठी भेज दोगे तो हम मान लेंगे एक्सेप्टेंस हो गया, या इसके साथ अगर एक चेक लगा दोगे तो हम मान लेंगे एक्सेप्टेंस कर लिया। तो जो कंडक्ट प्रेस्क्राइब करता ऑफरर अगर उसको फॉलो करके भी एक्सेप्ट करते हैं तब भी एक्सेप्टेंस हो जाता है। तो इंप्लाइड नहीं होता, हमेशा एब्सोल्यूट होता, अनक्वालिफाइड होता है। तीसरा हमने बताया आपको जो मोड प्रेस्क्राइब्ड है, एक फॉर्मल मोड में प्रेस्क्राइब जो किया जाता है, अगर उसको फॉलो करके ही करेंगे तभी एक्सेप्टेंस होता है। जैसे मान लीजिए एक केस था, पावेल वर्सेस ली का केस था, ये 1908 का केस था। इसमें किसी आदमी का अपॉइंटमेंट होना था। जैसे मान लीजिए सिलेक्शन कमेटी हो रही है, एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हो रही है, आप यूनिवर्सिटी में है, भीड़ लगी हुई है, देख रहे पता नहीं मेरा क्या होगा। किसी ने आकर के अंदर से बताया कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, लेकिन शाम को मीटिंग हुई, सिलेक्शन को कैंसिल कर दिया, तो आप मुकदमा नहीं कर सकते, क्योंकि यू हैव नॉट बीन फॉर्मली कम्युनिकेटेड। क्योंकि कम्युनिकेशन या तो जो प्रेस्क्राइब्ड मोड है वो हो, या किसी रीजनेबल मैनर में हो। तो जब तक कमेटी अपने डिसीजन को बाय पोस्ट या आपको स्पेसिफिकली या बाय पेपर नोटिफाई न करे तब तक उस एक्सेप्टेंस को हम एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन प्रॉपर मोड या एनी रीजनेबल मैनर में। और सेक्शन से बता, और सेक्शन 8 में कुछ नहीं है। सेक्शन 8 में यही है कि अगर वो कंडीशन प्रेस्क्राइब की गई ऑफर में, जैसे कहा कि अगर 200 को नोट डाल दोगे चिट्ठी के साथ तो आपका ऑफर एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा।
तो एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशन, या पैसा भेज दो या हमारी कंडीशन को फॉलो कर दो। और सेक्शन 9 में कहा गया है कि जो प्रोमिसेस है, देखिए या एक्सप्रेस हो या इंप्लाइड हो, दोनों हो सकते हैं। तो इंप्लाइड कब होता है? जब जो कंडीशन होती है ऑफरर की उसे फॉलो करें, या ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है एक्सेप्टेंस इंप्लाइड नहीं होता। लेकिन कब हो सकता है? जब कोई प्रैक्टिस हो। जैसे मान लीजिए कि मेरी कपड़े की दुकान है, जालंधर में है, कपड़ा सप्लाई करता हूं दिल्ली में, एक एग्रीमेंट हुआ है, आप कपड़ा ओरली हुआ है, आप सप्लाई करेंगे और इतने पार्टिकुलर डेट में आपको पैसा भेज दिया करेंगे। बाकी कुछ नहीं होता, कोरियर आता है, रिसीव कर लेता हूं, पैसा भेज देता हूं। ऐसा 10 साल से हो रहा है। तो ये इंप्लाइड कंडीशन हुई, क्योंकि बाई प्रैक्टिस हुई, कस्टमरी प्रैक्टिस हुई, ऐसा होता है। तो ये एक्सेप्ट करने का तरीका कभी कभी इंप्लीकेशन से होता है, लेकिन सामान्य तौर पर जो एक्सेप्टेंस है, चाहे जैसे भी हो, इट शुड बी अनकंडीशनल और रीजनेबल मैनर होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा पॉल वर्सेस ली का केस है, ये हमने केसेस आपको इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि जरूरत नहीं है, हम चाहते थे आपका जो कॉन्सेप्ट है। तो अभी आपने देखा कि जो ऑफर और एक्सेप्टेंस है, अगर बाई पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब तो ऑफर को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ऑफर जब तक एक्सेप्ट न कर लिया जाए तब तक खुला रहता है, या जब तक वो टाइम दिया गया उस टाइम के बीच में एक्सेप्ट कर लिया गया तो बंद हो जाता, अदरवाइज तो खुला रहता है। लेकिन जो एक्सेप्टेंस होता है उसकी लिमिटेशन होती है। उसकी लिमिटेशन जरूरी है कि रीजनेबल तरीके से हो, टाइम फ्रेमवर्क में हो, अनकंडीशनल हो, कोई कंडीशन लग गई तो काउंटर ऑफर हो जाता है, वो फिर तो एक्सेप्टेंस होता ही नहीं है। तो ऐसे केसेस में एक्सेप्टेंस जो होती है वो अगेंस्ट द एक्सेप्टर, मतलब जो एक्सेप्टेंस देता है वो तभी बाउंड होगा जब उसके एक्सेप्टेंस का लेटर ऑफरर को मिल जाए, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन ऑफरर को मिल जाए। लेकिन अगेंस्ट द ऑफरर वो उसी समय पूरा हो जाता है जब अपने लेटर के ट्रांसमिशन के कोर्स में डाल देता है एक्सेप्टर, चाहे पहुंचे चाहे ना पहुंचे, चाहे 25 दिन बाद पहुंचे, 30 दिन बाद पहुंचे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन कंक्लूडेड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कन्वे करना चाह रहे थे। और रिवोकेशन के केस में है कि ऑफर तो आप कभी रिवोक कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस तभी रिवोक कर सकते हैं जब तक एक्सेप्टेंस पूरा ना हो जाए। तो एक्सेप्टेंस पूरा ना हो जाए, ऑफरर और एक्सेप्टर के अगेंस्ट मैंने पूरी बताई। अगर ऑफर की नॉलेज में बात आ गई एक्सेप्टेंस की तो ऑफर तो कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन कंक्लूडेड, इट कैन नॉट बी रिवोक्ड। लेकिन इसके पहले रिवोक एक्सेप्टर अपने एक्सेप्टेंस को तो रिवोक कर सकता है ट्रांसमिशन में डालने के बाद, मगर ऑफरर तक पहुंचने के पहले कभी भी रिवोक कर सकता है। तो जो बाइंडिंग है वो ऑफरर के अगेंस्ट में होती है ट्रांसमिशन में डालते ही, लेकिन ये बाइंडिंग एक्सेप्टर के खिलाफ तब पूरा होगी उसके कंटेक्स्ट में जब ऑफरर के नॉलेज में वो एक्सेप्टेंस की इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। ये इंटरप्रिटेशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें यही इंपॉर्टेंट चीज होती है। और हमने बताया आपको कि प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वही होता है जहां पर एक्सेप्टेंस पहुंचता है। तो चिट्ठी अगर पहुंचती है, जो इसका मतलब ऑफरर का जो प्लेस है वही कॉन्ट्रैक्ट का प्लेस होगा। यही टेलीफोन के केस में भी है, यही ईमेल के केस में भी है, और यही व्हाट्सएप के केस में भी है। तो जो व्हाट्सएप मैंने भेजा उसको आपने रिप्लाई किया और रिप्लाई मिल गई और तुरंत आपको मिल भी गया। देखिए जो आज का सोशल मीडिया है उसमें मोड ऑफ कम्युनिकेशन बहुत क्विक हो गया है, इसलिए अब वो प्रॉब्लम लेटर वाली नहीं आती। बहुत धीरे धीरे करके आप देखिए पोस्ट ऑफिस खत्म हुआ, पोस्ट कार्ड खत्म हुआ, एनवेलप खत्म हुआ, लिफाफा खत्म हुआ। शुरू में हर कोने पर मोहल्ले में एक डिब्बा होता था, उस डिब्बे में आप डालते थे और यूजुअल मोड में, एविडेंस एक्ट में आप पढ़ेंगे भी सेक्शन 114 में, यूजुअल कोर्स में अगर डालेंगे तो प्रिजम्पशन हो जाता है कि आपने ऐसा किया होगा। जब आपने चिट्ठी में डाल दिया तो ये प्रिज्यूम कर लिया गया आपने कम्युनिकेशन कर दिया। मगर धीरे धीरे साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप होने के साथ साथ जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, रेस्टेड पोस्ट भी कम होता जा रहा है। अब तो फैक्स हो गया, फैक्स के बाद ईमेल आ गया, ईमेल के बाद
व्हाट्सएप आ गया और सोशल मीडिया आ गया। तो अब ये प्रॉब्लम जो सेक्शन 3 और 4 की आ रही है वो धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाएगी। अब ये जो गैप है सेक्शन 4 में अगेंस्ट एक्सेप्टर अगेंस्ट ऑफरर का, ये धीरे धीरे करके कम हो जाएगा, मगर अभी भी है। अभी आपको समझना होगा कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा, तभी पूरे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होगा जब दोनों पूरे तरीके से नॉलेज में आ जाए। तो अगेंस्ट एक्सेप्टर भेज दिया और अगेंस्ट द ऑफरर तब पूरा हुआ जब ऑफरर को एक्सेप्टेंस पहुंच गया। ये पोजीशन होती है। इसके बाद आप सेक्शन 10 में कुछ कंडीशन दी गई हैं जिसमें बताया गया है, हमने जो बताया था इनफोर्सिबिलिटी सेक्शन 2H में एवरी एनी एग्रीमेंट, सेक्शन 2G में वायड एग्रीमेंट है जो इनफोर्सेबल नहीं हो सकता, लेकिन सेक्शन 2H में अगर एग्रीमेंट इनफोर्सेबल है तो वो इनफोर्सेबिलिटी उसे कॉन्ट्रैक्ट बना देगी उस एग्रीमेंट को। और इनफोर्सेबल कब होता है? जब सेक्शन 10 की कंडीशन पूरी हो रही है। तो सेक्शन 10 की कंडीशन क्या है? पहला क्या है लिखा गया? ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ, मतलब अगर इफ नहीं रहेगा तो सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। कोर्सन नहीं है, अनडू इन्फ्लुएंस नहीं है, फ्रॉड नहीं है, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं है। ये सेक्शन 14 से लेकर के 21 तक जब आप देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा, टाइम मिलेगा तो हम डिस्कस कर देंगे। तो जो एग्रीमेंट्स जो कंसेंट अगर फ्री नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट में लैकुना होता है, मगर वो लैकुना पार्शियल होता है, वो वाइडेबल होता है, हमने बताया था आपको लेकर के। तो ऐसे में अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो एग्रीमेंट नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट ही कहा जाएगा उसको, वो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द आइदर ऑफ द टू पार्टीज एक्सेप्ट सेक्शन 20। सेक्शन 20 में अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो एग्रीमेंट वाइड होगा, अदरवाइज सारा वाइडेबल। ध्यान रखिएगा आप लेकर के। सेक्शन 20 के अलावा सेक्शन 15, 16, 17, 18, 19 इन सारे सेक्शंस में जो कंसेंट फ्री नहीं होती, कोई लैकुना होता, उसमें कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होता है। लेकिन सेक्शन 20 में जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है उसमें कॉन्ट्रैक्ट वाइड होता है। एक चीज इंपॉर्टेंट तो ये है। दूसरी, जो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होता है उसमें भूल चूक लेनी देनी होती है। उसमें किसी पार्टी को भी जो कॉन्ट्रैक्ट को वाइड डिक्लेयर कराती है उसे कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट डिराइव करने का राइट नहीं होता। अगर हमने ऑप्शन चूज किया कि कॉन्ट्रैक्ट को फ्री कंसेंट नहीं है, माइनर है, अनसाउंड माइंड है, जो सेक्शन 11-12 में दिया गया है। अब देखिए सेक्शन 10 में जो जनरल कंडीशन दी गई है उसी को स्पेसिफाई किया गया है सेक्शन 12, 13 और फ्री कंसेंट में। तो सेक्शन 10 में क्या कहा गया? पहली पाई कॉम्बेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, इसका मतलब मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, कंसिडरेशन वैलिड हो, स्मगलिंग का ना हो, मकान कब्जा हुआ मकान न बेचे आप, जो कंसिडरेशन हो दैट इज लॉफुल कंसिडरेशन विद लॉफुल ऑब्जेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट लॉफुल हो, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो लॉ प्रोहिबिट करता हो। जैसे सरकार ने कहा कि दारू का लाइसेंस अब बंद होता है, नशाबंदी लागू हो रही है, या इंडियन पिनल कोड में चोरी करने कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मर्डर करने कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये सब अनलॉफुल है, लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। तो फ्री कंसेंट होना चाहिए, पार्टीज कंपिटेंट होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, और इसके अलावा कहा गया है नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड। तो ये कहां डिक्लेयर किया गया है? ये एडिशनल क्लास है, ये डिक्लेयर किया गया सेक्शन 23 से लेकर के सेक्शन 30 तक। अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं इसको लेकर के, क्योंकि ये हमारे आज के लेक्चर के पड़ू के बाहर हो जाएगा, काफी लंबा हो जाएगा। तो ये जो सेक्शन 10 की जो कंडीशन है वही कंडीशन जब तक पूरी नहीं होती तब तक कोई एग्रीमेंट इनफोर्सेबल नहीं होता और कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इसके बाद अब आज तो नहीं, टाइम नहीं मिल रहा हमको, बहुत दिन बाद बैठ पाए हम, तो हम धीरे धीरे करके नटशेल में सारे सेक्शन की जो जिस्ट है हम बताने की कोशिश करेंगे ताकि आप बेयर एक्ट से समझ सकें कि क्या पोजीशन होती है। अभी आपने देखा कि सेक्शन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और सेक्शन 10 तक
में हमने डिस्कस किया कम्युनिकेशन को लेकर के, कम्युनिकेशन ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन आइदर ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस, और क्या क्या कंडीशन होती है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, मतलब कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कब कन्वर्ट होता है। तो आप जैसे आप जानते ही हैं कि अगर ये सेक्शन 10 की कंडीशन पूरी नहीं होती तो कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इन्फोर्सेबल होगा ही नहीं। थैंक यू।